हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका DSC 9 का सब्जेक्ट रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट के चैप्टर नंबर 3 मौलिक अधिकार, निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी फर्स्ट यूनिट के चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि हमें बोलने, सोचने और जीने की आज़ादी कहाँ से मिलती है? और क्या आपको पता है कि संविधान ने सिर्फ हमें अधिकार ही नहीं बल्कि कुछ कर्तव्य भी दिए हैं? तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे, हमारे मौलिक अधिकार, निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, यानी संविधान का वो हिस्सा जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत और संतुलित बनाता है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार और कर्तव्य दिए हैं, साथ ही राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए हैं। तो जो भारतीय संविधान है उसने नागरिकों को अधिकार भी दिए हैं और कर्तव्य भी दिए हैं। तो जो निदेशक सिद्धांत इसलिए दिए गए हैं ताकि सरकार समाज को न्यायपूर्ण और कल्याणकारी बनाए सके। तो मौलिक अधिकार में होते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। तो जो मौलिक अधिकार इसलिए होते हैं ताकि हर व्यक्ति गरिमा और स्वतंत्रता से जी सके। सेकंड हमारे आते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको हम डीपीएसपी भी कहते हैं, जो कि राज्यों को समाज में न्याय और कल्याण लाने का मार्गदर्शन देते हैं। तो निर्देशक सिद्धांत हमारे इसलिए होते हैं ताकि सरकार समाज को न्यायपूर्ण और कल्याणकारी बनाए। थर्ड हमारे आते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये नागरिकों को जिम्मेदारी है जिससे राष्ट्र एकजुट और सशक्त बन सके। तो मौलिक कर्तव्य इसलिए दिए जाते हैं ताकि नागरिक अपनी जिम्मेदारियां निभाकर राष्ट्र को मजबूत करे। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मौलिक अधिकार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो अब हम मौलिक अधिकार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। अमेरिकी संविधान बिल ऑफ राइट्स और ब्रिटिश मैग्ना कार्टा 1215 से प्रेरणा। तो जो मौलिक अधिकार का विचार है ये कोई नया विचार नहीं है। 2015 का जो मैग्ना कार्टा था जिसने राज्य की शक्ति सीमित की, और अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स जिसने नागरिकों को अधिकार दिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कराची प्रस्ताव 1931 में बुनियादी अधिकारों की मांग उठी। 1947 के बाद संविधान सभा ने इन्हें संविधान में शामिल किया ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो। और जो हमारा भारत का स्वतंत्रता संग्राम था तो उसी दौरान 1931 का कराची प्रस्ताव आया, जिसमें पहली बार भारतीयों ने बुनियादी अधिकारों की मांग रखी और इन्हीं विचारों से प्रेरणा लेकर संविधान सभा ने अधिकारों को शामिल किया। तो यही था हमारा मौलिक अधिकार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मौलिक अधिकार का अर्थ। तो अब हम समझ लेते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनका अर्थ क्या है, फंडामेंटल राइट्स आखिर होते क्या है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। तो जो संविधान का भाग 3 है जिसमें आर्टिकल 12 से 35 है, इसमें हमारे मौलिक अधिकार है। और ये अधिकार जो हमें मिलते हैं इनमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। सेकंड आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में है। थर्ड आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में है।
फोर्थ आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है। फिफ्थ आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में है। और लास्ट आता है जो हमारा सिक्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम रिट का अधिकार भी कहते हैं, ये हमारे अनुच्छेद 32 में है। तो जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके से सभी मौलिक अधिकारों की एक आत्मा है, सबके उपचारों का अधिकार है ये। तो यही अधिकार हमें इंसान के रूप में गरिमा और स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार और कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान थे मौलिक अधिकार के, वे हमने आपको देख लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात तो जो अनुच्छेद 32 है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्हें आपका संविधान का जनक या संविधान के पिता भी कहा जाता है, उन्होंने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। तो ये देख लेते हैं आखिर उन्होंने संविधान की आत्मा इसे क्यों कहा है। तो यह अधिकार व्यक्ति को सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की अनुमति देता है यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो। अदालत रिट्स हैबियस कॉर्पस मैडम्स प्रोहिबिशन को कवारंटो सर्टिओरारी जारी कर सकता है। तो जो ये अनुच्छेद 32 है, ये नागरिकों को अधिकार देता है कि अगर उनके कोई भी जो मौलिक अधिकार हो गए, जो भी फंडामेंटल राइट्स है, उनका किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वे सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और अदालतें 5 तरह की रिट्स जारी करता है। एक हैबियस कॉर्पस, दूसरी हमारी मैंडम, थर्ड हमारी प्रोहिबिशन, फोर्थ हमारी को वारंटो और फिफ्थ हमारी सर्टिओरारी। तो यही आपके अधिकारों की ढाल है। तो ये था हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात हमारा अनुच्छेद 32। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लेकर, जो हमारे डीपीएसपी है, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो संविधान के भाग फोर्थ अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं, उद्देश्य देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। तो हमारे जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। तो यही हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिन्हें हम डीपीएसपी भी कहते हैं। और इनका मकसद है राज्य को यह शिक्षा दिखाना कि देश को कैसे कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। ये न्यायालय से प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं करा जा सकते, लेकिन सरकार की नीतियों के लिए मार्गदर्शन है। तो भले ही इन्हें अदालत से लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन ये सरकार की नीतियों के लिए मार्गदर्शन साबित होते हैं। तो यही थे हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नीति निर्देशक सिद्धांतों का अवलोकन। तो जो अब हमारे निर्देशक सिद्धांत है उनका हम अवलोकन कर लेते हैं। तो जो निर्देशक सिद्धांत है वे 3 प्रकार के हैं, 3 प्रमुख वर्ग है, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है समाजवादी, सेकंड आता है गांधीवादी और थर्ड आता है उदारवादी। तो सबसे पहले हम सामाजिकवादी सिद्धांत देख लेते हैं, जिन्हें हम समाजवादी सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे कि समान वेतन हो गई, गरीबी उन्मूलन हो गई, स्वास्थ्य और सुरक्षा हो गई, ये सभी हमारे सामाजिकवादी या समाजवादी सिद्धांत होते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारे सिद्धांत आते हैं वे हमारे आते हैं गांधीवादी सिद्धांत। जैसे कि पंचायत व्यवस्था होती, ग्राम उद्योग होगी, शराबबंदी हो गई, ये सभी हमारे गांधीवादी सिद्धांत है। थर्ड जो आता है हमारा उदारवादी सिद्धांत आते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, पर्यावरण संरक्षण, ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा। तो ये सभी हमारे उदारवादी सिद्धांत हो गए। तो यही थे हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों का अवलोकन, जो कि 3 प्रमुख वर्ग में थे। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारे डीपीएसपी है आखिर उनका महत्व क्या है, वे किस लिए फेमस है या किस लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। शासन को जनता के कल्याण की ओर प्रेरित करना, आर्थिक व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, लोकतंत्र को सार्थक और समावेशी बनाना। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये सरकार को जनता की भलाई के लिए प्रेरित करते हैं और ये समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित करते हैं। साथ ही ये लोकतंत्र को सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी सार्थक बनाते हैं। तो यही था हमारे नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, जो हमारे डीपीएसपी है उनका महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन। तो अब हम मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएस के बीच में जो भी हमारे तुलना है उस तुलना को कर लेते हैं। तो मौलिक अधिकार न्यायालय से लागू कराए जा सकते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत सीधे न्यायालय से लागू नहीं हो सकते। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत सामूहिक कल्याण पर जोर देते हैं। मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, राज्य को हस्तक्षेप से रोकते हैं, और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, ये राज्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं।
तो अगर हम इनकी तुलना करें तो जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति पर केंद्रित है, जबकि जो निदेशक सिद्धांत है वो समाज पर केंद्रित है। और जो ये अधिकार है वे नकारात्मक प्रकृति के होते हैं मौलिक अधिकार, जो कि राज्य को रखते हैं, जबकि जो सिद्धांत है मूल्य नीति निर्देशक सिद्धांत वे सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, जो कि राज्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जो मौलिक अधिकार वे अदालत से लागू कराए जा सकते हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वे अदालत से लागू नहीं कराए जा सकते। तो यही था हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में तुलना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मूल अधिकारों एवं निदेशक सिद्धांतों के मध्य संबंध एवं टकराव। तो अब हम देख लेते हैं जो इनके बीच में संबंध है या टकराव है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच, उसको देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रारंभ में यदि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में टकराव हो तो मौलिक अधिकार को प्राथमिकता मिलती थी। गोलकनाथ केस 1967। तो संविधान के इतिहास में कई बार अधिकार और सिद्धांतों में टकराव हुआ है। तो मैं आपको एक केस बताता हूं जो कि हमारा गोलकनाथ केस था 1967 में हुआ था। तो इसमें अदालत ने कहा कि अगर टकराव हो तो जो मौलिक अधिकार है उसको प्राथमिकता मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस के माध्यम से स्पष्ट कर दिया था कि मौलिक अधिकार और फंड नीति निर्देशक सिद्धांत में अगर कभी भी टकराव होता है तो जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको प्राथमिकता मिलेगी। सेकंड जो हमारा केस आता है वो आता है केशवानंद भारती केस 1973 का। तो जो केशवानंद भारती केस है इसमें अदालत ने कहा इसमें उस दोनों के बीच में संतुलन बनाना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो हमारे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स है उन दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। थर्ड जो आता है वो मिनर्वा मिल्स केस आता है जो कि 1980 में हुआ था। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की समान रूप से जरूरी धारा है। तो जो मिनर्वा मिल्स केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दोनों समान रूप से जरूरी है, यानी अधिकार और सिद्धांत दोनों मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। तो यही थे हमारे मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य संबंध या उनके बीच में जो भी टकराव था उसको हमने देख लिया। हमारे सबसे पहला केस गोलकनाथ केस से, फिर केशवानंद भारती केस से, और फिर थर्ड हमारा मिनर्वा मिल्स केस था। तो यही था हमारा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य संबंध एवं टकराव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम एक पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की गारंटी देते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के सामूहिक कल्याण का लक्ष्य रखते हैं। तो स्टूडेंट जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वे हमें स्वतंत्रता और गरिमा की गारंटी देते हैं, लेकिन जो हमारे निर्देशक सिद्धांत है वे सरकार को जनता के कल्याण का रास्ता दिखाते हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी है। तीनों मिलकर लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण करते हैं। और जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनमें हमें यही याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी निभानी होगी। तो ये तीनों ही मिलकर भारत को बनाते हैं एक जीवंत, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक राष्ट्र। तो संविधान सिर्फ एक किताब ही नहीं है बल्कि हमारी आजादी और भविष्य का प्रहरी भी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 था वो भी कंप्लीट होता है, और साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट है वो भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे 3 ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। जो पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 डिस्कस कर दिए थे, अब की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर दिया, जिसके साथ जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट है वो हमारी कंप्लीट होती है। तो ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहे, जहां हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 2 सरकार के अंक के बारे में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।